हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे थे और हमारा डिस्कशन चल रहा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। उसी सीक्वेंस में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और मैंने कहा था ये एक इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो अब हम इस वीडियो में उसके आगे का पार्ट मींस मेन फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि इससे पहले आप जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसको जरूर देखें जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डिस्कस किया था, क्योंकि इसका बेस, इसका कंसेप्ट वहीं से आपका क्लियर होगा कि एक्चुअली हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं। फाइन। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो बेस होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L। बेस का मतलब जैसे जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो कहां से बनाते हो? फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस विल बिकम द बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है? फ्रॉम लेजर। तो लेजर बिकम्स द बेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल लेजर कहां से बनता है? जर्नल्स। तो इस तरह से ये बेस बनते हैं, मींस इसको डिराइव किया जाता है फ्रॉम हियर। दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा कि हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है? कैश फ्लो, और कौन सी एक्टिविटी से? फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके जी, हमें ये दो मैचिंग्स करनी है। हमें ऐसा कैश का फ्लो चाहिए जो प्योरली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो, जिसमें आपका ट्रेडिंग एंड P&L, आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L फेल है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पहली बात तो हम इस कैश फ्लो की बात करें। इसके अंदर परचेज रिकॉर्ड होती है, उसमें कैश परचेज भी आएगी, क्रेडिट परचेज भी आएगी। सेल्स रिकॉर्ड होती है, कैश सेल भी आती है, क्रेडिट सेल भी आती है। कैश सेल तो कैश का इनफ्लो शो करती है, कैश परचेसेस कैश का आउटफ्लो शो करती है, बट क्रेडिट परचेसेस से देयर इज नो फ्लो, उससे कोई फ्लो एक्चुअली रिप्रेजेंट नहीं होता। तो हमने एक नॉन कैश आइटम उसके अंदर लिख दी। हम ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस लिख देते हैं, जिससे कैश का कोई फ्लो एक्चुअली शो ही नहीं होता। लेकिन लिखा है तो उससे आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। दूसरी बात, अगर आप कोई एक्सपेंस लिखते हैं तो उसके साथ उसका आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, जस्ट लाइक सैलरी, तो आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर दी। अब जो आउटस्टैंडिंग है वो तो एक्चुअली कैश में पे हुई नहीं है, तो आपका ये जो P&L है ये कैश से डाइवर्ट होकर नॉन कैश पे चला जाता है। दूसरी बात कि हम हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस का ये P&L बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम इनडायरेक्ट इनकम में ऑपरेटिंग इनकम के साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख दी मींस ये बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, और इधर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखकर हमने हमारा प्रॉफिट बढ़ा दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखकर हमने हमारा प्रॉफिट कम कर दिया। मींस अब ना तो ये P&L कैश के फ्लो को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है, और ना ही आपके बिजनेस ऐसा प्रॉफिट शो कर रहा है जो आपके रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से हो। तो हमें ये दो मैचिंग निकालनी है। तो पहले हम किस पे टारगेट करेंगे? वी विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कैश फ्लो में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था, पहले ट्रेडिंग होता है, फिर P&L होता है, P&L अप्रोप्रिएशंस होता है। P&L अप्रोप्रिएशंस में भी सारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आती हैं, अप्रोप्रिएशंस आते हैं। तो हमने उसको ऐड करके कहां तक आ गए थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हम कहां तक आ चुके थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमारा वर्किंग नोट होता है। प्रीवियस वीडियो पूरा इसके ऊपर बना है, आप उसको पहले देखें, फिर उसके बाद ही ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके फाइन, ठीक है जी, ये आ गए हम उसके ऊपर, मीन्स हम यहां तक आ चुके हैं, नीचे से ऊपर की तरफ इधर तक आ गए। हाँ जी, अब हमने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे हैं, इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं और फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं। मैं ऐसा कहूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ कैश एक्सपेंस होते हैं, कुछ नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, और फिर आपके कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ओके फाइन, हमें क्या बनाना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमने नॉन कैश एक्सपेंस क्यों लिखे? हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों लिखे? लेकिन लिख दिए, लिख देने से प्रॉफिट कम कर दिया। अब उसके इफेक्ट को नलीफाई करना, तो प्रॉफिट को ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे? ऐड एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। अब इसमें सबसे पहला आता है नंबर 1, व्हाट? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को लेने का रीजन क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है क्या? नो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये नॉन कैश एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग इट। लिख दिया, लिखने से आपका प्रॉफिट कम हो गया, अब आपको इसको क्या करना है? बढ़ाना। ये कहां मिलेगा आपको?
ये मिलेगा आपको एडजस्टमेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं रेड मार्कर से वो आइटम्स लिखूंगा जो आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगी और ग्रीन मार्कर से वो आइटम्स लिखेंगे जो आपको बैलेंस शीट में मिलेंगी। रेड मार्कर वाली आइटम के 2 इफेक्ट्स होंगे, ग्रीन वाली आइटम के 1 इफेक्ट होगा। फाइन, ओके। एडजस्टमेंट में और इसका एक अकाउंट बनता है स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट अकाउंट, वहां से भी ये वैल्यू मिसिंग वैल्यू के फॉर्म में फाइंड आउट की जा सकती है। ओके, अब ये अच्छा, इसको अगर आपको कभी कभी क्या एडजस्टमेंट नहीं भी है ना, तो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा इस तरह से। ये आपकी बैलेंस शीट है, ये दिस इज करंट ईयर, दिस इज प्रीवियस ईयर। अब लेट सपोज यहां पर कहां मिलेगा, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट के फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट के अंदर लेट सपोज लास्ट ईयर 3 लाख और अभी 2 लाख है, तो 3 लाख से 2 लाख हो गई, डिक्रीज हो गई हमारी मशीन। तो मशीन के डिक्रीज होने का बेसिक रीजन होता है डिप्रिसिएशन। वैसे तो सेल भी होता है, डेप भी होता है, बट इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन हम उसको बाय डिफॉल्ट डिप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। नॉर्मली ऐसे सेल नहीं होती मशीन्स की, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट डिप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे टेंजिबल एसेट पे डिप्रिसिएशन, ऐसे इनटेंजिबल एसेट पर अमोर्टाइजेशन। तो हम यहां लिखेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ intangible assets like what? Goodwill, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज, लाइसेंस। ये भी कैसे मिलेगी आपको? यहीं पर मिलेगी इंटेंजिबल एसेट में। लास्ट ईयर 1 लाख थी, अभी 80,000 हो गई, तो मींस हमने 20,000 से हमारे पेटेंट्स को अमोर्टाइज कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो ये आपको मिलेगा कहां पर? बैलेंस शीट में, इंटेंजिबल एसेट्स में। और ये कहां मिल सकता है आपको? टेंजिबल एसेट्स में भी मिल सकता है। ठीक है, या फिर एडजस्टमेंट में मिल जाएगा। ओके फाइन, चलिए जी। अच्छा, जैसे हमने अमोर्टाइज किया इंटेंजिबल एसेट को, हमारी कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, उन फिक्टिशियस एसेट्स को भी राइट ऑफ करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स व्हाट? लॉसेस। कौन से लॉसेस? जस्ट लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, है ना। तो ये सब चीजें, तो हम यहां पे लिखेंगे फिक्टिशियस एसेट या मिसलेनियस एसेट्स रिटर्न ऑफ। ये खैर इसी के अंदर ऊपर वाले में भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो मैंने अलग से लिख दिया है। ये भी आपको कहां मिलेगी? ये अदर नॉन करंट एसेट की हेडिंग में मिलती है, आपको उसका नोट एक स्पेसिफिक मिल जाएगा। फाइन, इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके जी, ये हुआ। नेक्स्ट इसके अंदर होता है फोर्थ, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये आपका एक नॉन करंट एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। कैसे? कि भाई आपके पास एक मशीन थी 5 लाख रुपीस की, आपने उसको 3,50,000 रुपीज में सेल कर दिया। अब 3,50,000 रुपीज का कैश आया, बट मशीन इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये कैश जाकर कहां ऐड हो जाएगा? इन्वेस्टिंग में। अब आपने उसका लॉस उठाकर यहां डाल दिया। अब मशीन को लॉस पर बेचा, तो उससे बिजनेस के ऑपरेशंस पे तो कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं, मींस इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग लॉस। बट आपने यहां लिख करके प्रॉफिट कम कर दिया, तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। यूजुअली ये मिलता है आपको एडजस्टमेंट में सेल की इंफॉर्मेशन के साथ में, और इसको हम एक स्पेसिफिक टेंजिबल एसेट अकाउंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाकर निकालेंगे। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और मैं एक बात और बोल देता हूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट साथ में ही लेकर चले उसमें। फाइन, तो अलग से हेडिंग नहीं डालना पड़ेगी। फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, अब ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ हिडन एडजस्टमेंट। ये एक हिडन एडजस्टमेंट होता है, इंप्लाइड एडजस्टमेंट होता है, और आपको लिख के नीचे एडजस्टमेंट के फॉर्म में नहीं देगा। ठीक है, पहली बात तो डिबेंचर्स और लोन कहां मिलेंगे आपको? नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हेडिंग में। लेट सपोज यहां पर डिबेंचर दिया है 4 लाख और इधर 3 लाख, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, ये डिबेंचर जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दें आप उसमें। लेकिन अगर ये इस तरह दे दिया 10% डिबेंचर, अब ये अपने आप में एक एडजस्टमेंट बन चुका है। आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ चार्ज, कंपल्सरी पेमेंट फॉर द कंपनी, उसको देना ही देना है किसी भी हालत में। फाइन, तो कहां दिखाया? नहीं दिखाया, तो अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करें या क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करें। तो मैं इसका सीधा फंडा आपके अजम्पशन पर होता है। अगर आप ये मानते हैं कि ये जो 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, जो डिफरेंस है, ये अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इशू हुए हैं, तो आप क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करो इंटरेस्ट। और अगर आप ये मानते हैं कि भाई ये 1 लाख रुपीज के जो डिबेंचर इशू हुए हैं, ये एंड ऑफ द ईयर में हुए, तो फिर अभी इशू हुआ, तो फिर उस पर इंटरेस्ट के साथ, तो फिर आप ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करो।
कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फिर आपका अजम्पशन वर्क करेगा, और बाय डिफॉल्ट अजम्पशन ये होता है कि हम ये मानते हैं कि ये डिबेंचर्स इशू या जो भी रिडीम है वो एंड ऑफ द ईयर में हुआ है, तो हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं। बट ये तभी होगा जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन दी है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके फाइन, तो ये आपको मिलेगा कहां पर, हिडन एडजस्टमेंट में। ये आपको डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव्ड एडजस्टमेंट है, इसको निकालना पड़ेगा आपको। ओके फाइन, चलिए जी। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स हो गया। उसके बाद सिक्स्थ होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। हाँ, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बनता है ये एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस बनता है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना था, ठीक है। और हम ये जस्ट एक प्रोविजन है, अभी पैसा डूबा नहीं है, डूब सकता है, फाइन। तो भाई कितना भी प्रोविजन आप बना सकते, मींस आपका प्रोविजन बनाने से आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो आप इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहां मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इसको आप दो जगह में से कहीं पर एक ढूंढेंगे, या तो आप ढूंढेंगे इसको एसेट साइड में, करंट एसेट में, ट्रेड रिसीवेबल्स में से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसमें से माइनस हुआ मिलेगा, या नहीं तो आपको करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग के अंदर मिलेगा। कैसे? वही डिफरेंस, लास्ट ईयर 4 लाख था, अभी 5 लाख है, तो 1 लाख से इंक्रीज हो गया, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो या तो ये कहां मिलेगा आपको, आप इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ढूंढेंगे, या फिर आप इसको कहां मिलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स के नोट के अंदर भी ढूंढ सकते हैं, उधर भी वो डिडक्ट हुआ दिख जाएगा। ओके फाइन, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। उसके बाद 7th होता है कोई, देखिए मैंने सारे आइटम्स तो इसके अंदर कंसिडर कर लिए। हाँ, अगर कोई और होगा तो एनी अदर ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये भी हो गया अपना। और ये सारी आइटम्स को 1 बाय 1 ऐड करके बाहर इसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लेस लेंगे। देखिए हमारे ये जो इफेक्ट हो गए थे, हमने इनको नलीफाई कर दिया, ऐड करके लेस कर दिया था। अब ये बचा, हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दिया था जो ऐड होनी नहीं थी, तो हम क्या कर देते हैं, उसको लेस कर देते हैं साहब। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, चलिए जी, ये हमने माइनस कर दिया। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के अंदर क्या किया, सबसे पहले इधर से चलते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, इधर इसके उल्टे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये भी वैसे ही 5 लाख की एसेट 6 लाख में सेल की, तो 1 लाख विल बी द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। चलिए, तो ये आ गया अपना। ये भी कहां मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट में, या आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके अकाउंट की डेडिकेटेड वीडियो आगे आने वाली है। फाइन, इसी तरह से अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स को ऐड क्यों किया था मैंने ये बताना भूल गया आपको, बिकॉज इंटरेस्ट, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इंटरेस्ट का पेमेंट जो होता है ये कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो आपने इसको ऑपरेटिंग में क्यों लिखा, तो आप इसको फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, इधर ऐड करेंगे, फाइनेंसिंग में जाकर माइनस करेंगे। ओके, इसी तरह से एक होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स और इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड तब होगा जब हम डिबेंचर इशू करेंगे और उस पर इंटरेस्ट देंगे, पैसा लेंगे। तो हमने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए, किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स परचेस किए, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और जब हम दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स परचेस करेंगे तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, और ये उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड होना था, तो यहां क्यों ऐड किया, तो ऐड कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, यहां पर लेस करेंगे और वहां पर उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। कहां मिलेगा, अगेन यू विल फाइंड इट इन हिडन एडजस्टमेंट। ये भी एक टाइप का डिबेंचर की तरह का ही हिडन एडजस्टमेंट होगा। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट 10% इन्वेस्टमेंट दिया है, देन यू हैव टू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट आपको लेना पड़ेगा। ओके फाइन, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन से, इसी तरह से आपको किसी दूसरी कंपनी से डिविडेंड भी मिल सकता है, तो डिविडेंड रिसीव्ड विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उधर ऐड होना था, इधर क्यों ऐड किया, तो आप इसको भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये भी क्या मिलेगा आपको, हिडन एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट के अंदर मिल जाएगा। फाइन, अच्छा, इधर था इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो इधर आ जाएगा आपका डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपका डाउटफुल डेब्ट्स प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया,
तो आपकी एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। फाइन, ये हम क्या करेंगे, ये दोनों, अच्छा इसके अलावा और कोई आइटम होगी तो हम उसको भी लेस कर देंगे। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ये ऐड होगा, ये लेस होगा, ये ऐड कर दिया, इसको हमने लेस कर दिया। तो जैसे ही हमने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के इफेक्ट नलीफाई किए, हम कौन से प्रॉफिट पर पहुंच गए, इसका रिजल्टेंट वैल्यू इधर लिख रहा हूं मैं आपको, हम कौन से प्रॉफिट पर पहुंच गए हैं, ये आ रहा है इधर, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें देखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या जरूरत है भाई एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को, भाई वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से ही तो आपके कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो मालूम पड़ता है। मैंने क्या कहा था आपसे, हमें दो मैचिंग करनी है, कैश फ्लो और सेकंड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मैचिंग हम कर दिए, हमें क्या करना है, अब कैश का एक्चुअल फ्लो बताना है, और अब एक्चुअल कैश का फ्लो वर्किंग कैपिटल से ही शो होगा, ठीक है। इसमें क्या, एक ऐड होगा और एक लेस होगा। क्या ऐड होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड वाइस वर्सा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटी। अच्छा, एक बात इसके अंदर याद रखिएगा कि ये कंसिडर करते हुए क्या क्या छोड़ना है आपको, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या क्या आइटम छोड़नी है आपको, वो मैं आपको इधर लिख देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या छोड़ेंगे आप, इसमें कैश इन हैंड, नंबर 2 कैश एट बैंक, नंबर 3 ये क्या बोलते हैं उसको, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये छोड़ दें करंट एसेट साइड से, और करंट लाइबिलिटी साइड से आप छोड़ देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाई, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उसमें छोड़ देंगे आप क्या, कैश क्रेडिट्स। ये आइटम्स करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की नहीं आएंगी, तो क्या आएंगी, इन्वेंट्री आ जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, प्रीपेड आ जाएगा, अक्रूड आ जाएगा, अनअर्न्ड आ जाएगा। ओके, तो ये सब हमें छोड़ देना है उसके अंदर, ठीक है। ये आइटम्स हम इसमें नहीं लेंगे, ठीक। पर्पस क्या इसको ऐड और लेस करने का, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए होता ये है कि हम करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको ऐड ही क्यों कर रहे हैं, वो ऐड करना। देखिए जैसे आपका ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, अब ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स लिखे हैं, लास्ट ईयर 4 लाख था, अभी क्या हो गया 3.5 लाख हो गया, मींस आपके ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गए, बल्कि तो आपके डेटर्स कम हो रहे हैं। बट ट्रेड रिसीवेबल्स या करंट एसेट का मीनिंग होता है हमारा पैसा, जो हमारा कैश जो किसी स्पेसिफिक आइटम में ब्लॉक है। ट्रेड रिसीवेबल्स है मतलब लास्ट ईयर हमारा 4 लाख रुपया मार्केट यूज कर रहा था और अभी 3.5 लाख यूज कर रहा है, मींस हमने मार्केट से 50,000 रुपया खींच लिया, निकाल लिया। तो ये क्या होगा, निकाल लिया मींस हमारे पास आया, तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इनफ्लो ऑफ कैश। इन्वेंट्री 5 लाख से 4 लाख हो गई, तो हमारा इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से कम हो गया। 1 लाख रुपए से कम हो गया मींस हमारा पैसा अब इन्वेंट्री में 1 लाख रुपया कम ब्लॉक है। कम ब्लॉक है मतलब वहां से कैश रिलीज हो गया, तो हम इनके डिफरेंसेस लिखते जाएंगे। ओके फाइन, तो इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं ट्रेड पेबल्स 3 लाख था और 5 लाख हो गया, अब ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या, मार्केट का वो मनी जो हम यूज कर रहे हैं, है ना। लास्ट ईयर तक हम मार्केट का 3 लाख यूज कर रहे थे, अभी मार्केट का हम 5 लाख यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास मार्केट का एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया आया, तो इनफ्लो, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। इसका वाइस वर्सा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसके अंदर। अगर ये 3 लाख से 2 लाख हो गया तो मार्केट ने हमसे पैसा खींच लिया, मींस हमारे पास से आउटफ्लो हुआ, तो हम उसको क्या कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे। फाइन, तो ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करने से हमारा प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश फ्लो के अंदर। अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैश फ्लो, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके जी, अब हम इसमें से लेस करेंगे। अब हम प्योरली कैश फ्लो पर आ चुके हैं, कैश पर ही ध्यान देना। हम इसमें लेस करेंगे व्हाट, इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। ठीक है जी, नेट ऑफ रिफंड का मतलब होता है जैसे आपने इनकम टैक्स पे किया 2.5 लाख रुपया और उसके ऊपर रिफंड था आपका 25,000 का, तो आप इसको माइनस करके 2,25,000 रुपया इधर क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेस इनकम टैक्स पेड ऐड इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड क्यों ऐड कर रहे हैं,
क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हुए इसको क्या कर दिया था, डिडक्ट कर दिया था, और रिफंड हो रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इनफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो ऑफ कैश है तो इसको ऐड होना चाहिए। तो हमने लेस में से लेस किया, मींस क्या है इसका इंपैक्ट, ऐड का इंपैक्ट है। और इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये क्या करता है, आउटफ्लो को शो करता है। तो आउटफ्लो को शो करता है तो ये क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। फाइन, तो हमने इसको माइनस कर दिया। फिर हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीट्स, जो भी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स हुई है वो ऐड कर देंगे क्योंकि वो कैश का इनफ्लो शो करती है। एंड वी विल डिडक्ट व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट्स, ये हम इधर से माइनस कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आया तो नेट कैश जनरेटेड, और अगर नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को जब ऐड ही करना तो लेस क्यों किया, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाना था, शो करना था एज पर व्हाट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज। तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट था। मैंने इसको फुल कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।